हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 11th के लिए जो हमारा यूनिट चल रहा है वो है रोटेशनल मोशन, और इस यूनिट में हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। और इस चैप्टर में आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में सब कुछ बता दिया गया है, फॉर्मूले वगैरह सब कुछ, और आपको दो थ्योरम्स भी प्रूव करवाई थी लास्ट टर्न पर, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, जो मैंने बताया था कि काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आज हम आपको एक और नया टॉपिक स्टार्ट करवाएंगे। ये टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो चलते हैं हम अपने उस आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो ये है आपके सामने हमारा आज का टॉपिक, जो कि मैंने कहा है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और टॉपिक का जो नाम है वो आपके सामने लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आपका टॉपिक क्या है? मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये आपका मेन टॉपिक और मेन हेडिंग है, और इसमें आपको 3 सब पार्ट्स, 3 मेन इसके जिसे कहते हैं ABCD, 3 पार्ट्स बताए जाएंगे ABC, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हम ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सीखने से पहले आपको ये केस पहले कंसीडर करके दिखा रहे हैं। यहां पर आपको ये एक डायग्राम दिख रहा है, जिस डायग्राम में ये जो आप देख रहे हो ये एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी क्या होता है ये आपको बताया जा चुका है। ये रिजिड बॉडी एक बहुत सख्त बॉडी को कहते हैं, जो बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलकर बनी है, और ये पार्टिकल्स एक दूसरे से एक सर्टेन डिस्टेंस पर होते हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के नजदीक नहीं आ सकते, यानी आप इस बॉडी को स्क्वीज या स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो एक सख्त बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। और इस बॉडी में आपको ये जो M1, M2, M3 और एंड सो ऑन करके ये पार्टिकल है Mn। तो आपकी इस रिजिड बॉडी में M1, M2, M3 ऐसे करके N पार्टिकल्स कंसीडर करे गए हैं, और उन पार्टिकल्स का मास, यानी उन पार्टिकल्स के मासेस ये कंसीडर किए गए। तो आप बोलोगे कंसीडर रिजिड बॉडी हैविंग N पार्टिकल्स हैविंग मासेस M1, M2, M3 एंड सो ऑन अप टू Mn। तो हमारी रिजिड बॉडी में कितने पार्टिकल्स हैं? N पार्टिकल्स हैं। ये 10, 20, 40, 50, 100, 1000 कितने भी हो सकते हैं, हमने N से जनरल फॉर्म में कंसीडर किया है, और उन N पार्टिकल्स का मास हमने M1, M2, M3 एंड सो ऑन अप टू Mn ले लिया है। अब ये रिजिड बॉडी, ये जो आपको दिख रहा है P और Q, ये PQ इस एक्सिस का नाम है। ये जो आपको एरो दिख रहा है, ये एरो कहलाता है एक्सिस ऑफ रोटेशन। क्योंकि कोई भी बॉडी का रोटेशनल मोशन स्टडी करने के लिए उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन आपको पता होना ही चाहिए। और साथ ही साथ इसमें यह दिखाया गया है कि M1, M2, M3 ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं, सबका इंडिविजुअली डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जो कि शो किया जा रहा है। ये R1 क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल M1 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये R2 क्या है? इट इज द डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल M2 फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। M3 भी पार्टिकल इस पार्टिकल का M3 जिसका मास है उसका डिस्टेंस ऑफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और Mn जो पार्टिकल है nth पार्टिकल, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन Rn। और आपको पहले ही कह दिया गया है कि ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट जिस एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है,
ओमेगा है वो। और ये आपको इस यूनिट के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया जा चुका है कि जब भी कोई बॉडी रोटेशनल मोशन करती है तो उसमें जो वेलोसिटी होती है वो एंगुलर वेलोसिटी होती है। तो हमने क्या क्या कंसीडर करना है ये टॉपिक पढ़ने से पहले, कि हमारे पास एक रिजिड बॉडी है जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। उन पार्टिकल्स का मास हमने m1 m2 m3 अप टू mn इस तरह से कंसीडर किया है। वो बॉडी एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से उन पार्टिकल्स का डिस्टेंस आपको गिवन है, सामने शो किया गया है r1 r2 r3 अप टू rn, और वो पूरी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रही है। अब आपको एक रिलेशन पढ़ाया गया था, रिलेशन बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, और ये रिलेशन कौन से चैप्टर में पढ़ाया गया था ये मैं आपको याद दिला दूं। ये रिलेशन सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था, और मैंने पहले भी बताया है अगर कोई पूरा बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन करता है तो उस बॉडी का हर पार्टिकल उस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होता है। अगर आप इस पूरे बॉडी को कंसीडर करेंगे तो ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेशनल मोशन कर रहा है, लेकिन इस बॉडी में पाए जाने वाला हर पार्टिकल को लेंगे तो वो इस एक्सिस के अबाउट एक सर्कल में घूम रहा है। अगर आप m1 को कंसीडर करें तो m1 इस एक्सिस के अबाउट जिस सर्कल में घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस होगा r1। m2 को कंसीडर करेंगे तो m2 भी इस तरह के एक सर्कल में घूमेगा जिसका रेडियस होगा r2, और हर पार्टिकल जितना नजदीक होगा एक्सिस से उतने छोटे सर्कल में, जितना दूर होगा एक्सिस से उतने बड़े सर्कल में इस एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन में घूमता है। तो हमने वहां पर जहां सर्कुलर मोशन पढ़ा था हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था v इज इक्वल टू r ओमेगा। ये कहलाता है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। v है लीनियर वेलोसिटी और ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर v किसी भी पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी है और ओमेगा उस पूरी बॉडी का एंगुलर वेलोसिटी है तो r उस पार्टिकल का डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। और अब इन सारे पार्टिकल्स में से हम सपोज करते हैं हम ith पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। फर्स्ट पार्टिकल का करना चाहो तो फर्स्ट का भी कर सकते हो, सेकंड का करना चाहो सेकंड का भी कर सकते हो, थर्ड का करना चाहो थर्ड का भी कर सकते हो। फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी को आपको v1 कहना पड़ेगा, सेकंड पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी को v2 कहना पड़ेगा, थर्ड के को v3 कहना पड़ेगा, nth पार्टिकल के वेलोसिटी को vn कहना पड़ेगा। तो मैंने 1 से n के बीच में ith पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी vi कंसीडर कर ली। तो हम ऊपर लिखेंगे, आपके नोट्स जो आपको भेजे गए हैं उसमें लिखा हुआ है लेट vi इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल। और ith पार्टिकल की जो वेलोसिटी है उसके लिए r की जगह आपको लिखना पड़ेगा ri। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि आपके पास जितने पार्टिकल्स हैं सबका डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफरेंट है। तो अगर आप फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी लिखते तो आपको लिखना पड़ता v1 इज इक्वल टू r1 ओमेगा, सेकेंड पार्टिकल के लिखते तो v2 इज इक्वल टू r2 ओमेगा, थर्ड पार्टिकल की v3 इज इक्वल टू r3 ओमेगा, और nth पार्टिकल की vn इज इक्वल टू rn ओमेगा। पूरे बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी सेम है, फिर भी पूरे बॉडी के हर पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी डिफरेंट है, क्योंकि
हर पार्टिकल का एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस डिफरेंट है। तो यहां हम क्या लिख रहे थे, लेट वी आई इज द लीनियर वेलोसिटी ऑफ द ith पार्टिकल। अब हम लीनियर मोमेंटम निकालेंगे ऑफ ith पार्टिकल। लीनियर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम कैसे हम निकालते हैं, P से डिनोट करते हैं हम लीनियर मोमेंटम, और ith पार्टिकल के लिए pi लिखा, और लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास जो कि ith पार्टिकल का mi है, और vi जो कि ith पार्टिकल की वेलोसिटी। ये मोमेंटम का फॉर्मूला आपको लॉज ऑफ मोशन यूनिट में फोर्थ चैप्टर में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से पहले पढ़ाया जा चुका है। तो लीनियर मोमेंटम आपका ये आ चुका है। अब हम निकालेंगे इसी पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम, और एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल। एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल को हम Li से डिनोट करेंगे, और Li की वैल्यू, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला आपको बताया हुआ है, लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए उसके लीनियर मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे टॉर्क निकालने के लिए फोर्स को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब Pi जो आप देख रहे हैं, ये इसका वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है, तो Li की वैल्यू बन गई, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल की वैल्यू बन गई। Pi की प्लेस पर आप इस वैल्यू को पुट कर दें, mi vi और साथ में ri, और यहां से आप ये जो vi दिख रहा है इसकी वैल्यू ये आपके पास पहले से ही है, तो और Li एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल ये आपके पास बन गया mi। vi की जगह आपको क्या लिखेंगे, ri साथ में ओमेगा, ये देख रहे हैं ri ओमेगा जो कि पूरी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है, और इस vi की जगह तो आपने ri ओमेगा लिख दिया है, ri एक और बार भी है यहाँ। अब इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे, यानी ri और ri को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास क्या बचेगा वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अलग कलर से इसलिए लिख रहे हैं कि बच्चों को मिक्सअप ना हो। ये अलग पूरा कॉलम हो गया, उसके बाद नेक्स्ट लाइन से यहाँ Li इज इक्वल टू हम लिखेंगे mi ri स्क्वायर और ओमेगा। ये जो आपके पास फॉर्मूला आया है ये एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल आ गया है। अब आपने अगर एंगुलर मोमेंटम ऑफ कंप्लीट बॉडी निकालना है, वो मैं यहां लिख रहा हूं प्लेस को मैनेज कर लेते हैं थोड़ा, ये लाइन खींचकर ये यहां पर, वैसे तो कलर की वजह से सेपरेट दिखेगा बट स्टिल हम लिखते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्ट, ith नहीं, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल तो हम पहले ही कर चुके हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ये जो ऊपर लिखा है वो तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल है ही, ये लिखा है, यही हमने फाइंड आउट किया। एंगुलर मोमेंटम ऑफ
कंप्लीट बॉडी, ये पूरी जो रिजिड बॉडी आपको दिखाई दे रही है, इसका एंगुलर मोमेंटम आपको फाइंड आउट करना है। तो मालूम कैसे करेंगे, सिग्मा एल आई, और सिग्मा ऐसे लिखना चाहिए हमें आई इक्वल टू 1 to n, यानी सारे एंगुलर मोमेंटम जो पार्टिकल्स के सभी के एंगुलर मोमेंटम हैं उसका सिग्मा कर दें, यानी समेशन कर दें। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड में सिग्मा एल आई लिख दिया, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ द कंप्लीट बॉडी, और इक्वल टू करके आपने राइट हैंड साइड में भी सिग्मा कर दिया आई इक्वल टू 1 to n MIRI स्क्वायर। ये स्क्वायर है, दोबारा लिख देता हूँ बच्चों को अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन ना हो तो, इसलिए ऐसे MIRI स्क्वायर साथ में ओमेगा है। अब ये जो इतना टर्म है सिग्मा MIRI स्क्वायर, इसको हम पता है क्या लिख सकते हैं, M1R1 स्क्वायर प्लस M2R2 स्क्वायर एंड सो ऑन करके MNRN स्क्वायर। सिग्मा का मतलब है 1 से लेके n तक सारे, 1 से I इक्वल टू 1 to n सारे M1R1 M2R2 M3R3 स्क्वायर को सबको ऐड कर दें, और सबको ऐड करके ये जो चीज बनती है ये इस बॉडी का I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है। तो यानी ये जो सर्कल में जो चीज लिखी हुई है सिग्मा I इक्वल टू 1 to n MIRI स्क्वायर, ये इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और कैपिटल L से हम डिनोट करेंगे बॉडी के एंगुलर मोमेंटम को। जो कंप्लीट बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होगा वो L होगा, इक्वल टू करके ये जो सर्कल में बंद है इसकी जगह हम लिखेंगे I, और साथ में ओमेगा लिखा हुआ है। ये हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का एक नया फॉर्मूला आ गया। अब तक आपने एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला सीखा था लास्ट चैप्टर में, पिछले चैप्टर में, कि एंगुलर मोमेंटम फाइंड आउट करने के लिए लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सेस ऑफ रोटेशन कर देते हैं। लेकिन अब आपके पास एक एंगुलर मोमेंटम का बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आया है, और जो कंपेयर हो सकता है लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले से। देखो मैं दिखाता हूं, जैसे लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। तो मैंने बच्चों को जब से रोटेशनल मोशन पढ़ाना शुरू किया है बताया है कि जितनी क्वांटिटीज लीनियर मोशन में हैं वो सारी क्वांटिटीज रोटेशनल मोशन में होती हैं, लेकिन उनके नाम चेंज हो जाते हैं। और मैं बार बार बच्चों को टेबल बना के दिखाता हूं। कैसा टेबल बना के दिखाता हूं, यहाँ शॉर्टकट में बता देता हूँ। लीनियर डिस्प्लेसमेंट x से डिनोट होता है, उसके बजाय एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है। लीनियर वेलोसिटी के बजाय एंगुलर वेलोसिटी होती है। लीनियर मोमेंटम के बजाय एंगुलर मोमेंटम होता है। फोर्स के बजाय टॉर्क होता है। फोर्स के बजाय क्या होता है, टॉर्क। ये टो से डिनोट करते थे, कहते हैं दोबारा। फोर्स के बजाय टॉर्क होता है। और मास जहां जहां आता है वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। लीनियर एक्सेलरेशन जहां जहां आता है वहां एंगुलर एक्सेलरेशन आ जाता है, अल्फा। हर क्वांटिटी का एनालॉग है। तो देखो आप, ये एंगुलर मोमेंटम कहां से आया, लीनियर मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम आया है। मास जहां जहां आता था वहां वहां मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। द क्वांटिटी विच प्लेज द सेम रोल एज मास डज इन लीनियर मोशन, वो क्वांटिटी रोटेशनल मोशन में जो वही काम करे जो मास ने लीनियर मोशन में किया है, उसे ही तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते थे हम। और लीनियर वेलोसिटी के बजाय एंगुलर वेलोसिटी, तो ये फॉर्मूले का एनालॉग ये बना है। इससे पहले भी मैंने एक लेक्चर में बच्चों को फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन
इस फॉर्मूले का रोटेशनल एनालॉग पूछा था। तो जिन बच्चों ने ध्यान से लेक्चर देखा है उन्होंने मुझे बताया था कि इस फॉर्मूले को हम रोटेशनल में कन्वर्ट करेंगे तो फोर्स की जगह हम टॉर्क लिख देंगे, मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख देंगे और एक्सेलरेशन लीनियर के बजाय एंगुलर लिख देंगे। तो लीनियर मोशन में पढ़े जाने वाले हर फॉर्मूले, हर लॉ के लिए रोटेशनल में वैसा ही फॉर्मूला है, बस क्वांटिटीज लीनियर से रोटेशनल में चेंज हो जाती हैं। और कौन सी क्वांटिटी का काम रोटेशनल में कौन सी क्वांटिटी करती है ये आप अब पहले सीख चुके हो। तो ये फॉर्मूला L = I ओमेगा इस फॉर्मूले का ही रोटेशनल वर्जन है। लीनियर मोमेंटम के बजाय एंगुलर मोमेंटम, मास के बजाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया और लीनियर वेलोसिटी के बजाय एंगुलर वेलोसिटी। अब हमारे पास ये जो फॉर्मूला आ गया है L = I ओमेगा, इस फॉर्मूले से हम एक इंपॉर्टेंट बात सीखेंगे। और कैसे आया फॉर्मूला एक बार शॉर्टकट में फटाफट बता रहा हूं मैं बच्चों को, जिससे कि ये सब चीजें यहां से रिमूव करी जा सकें और हम आगे बढ़ जाएं। तो बोर्ड रिमूव करने के लिए पहले मैं फटाफट रिकैप कर दूं। ये रिकैप एक बार मैं फर्स्ट चीज के लिए करूंगा, बाकी और दो चीजों के लिए बार बार रिकैप ना करना पड़े। ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके अबाउट ये पूरी बॉडी जो रिजिड बॉडी है रोटेट कर रही है, जिसमें n पार्टिकल्स हैं, इनके डिस्टेंसेस r1, r2, r3, rn हैं। हमने कोई एक पार्टिकल अगर लेना है, ith पार्टिकल इनमें से, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी r ओमेगा होती है। ये रिलेशन हम सर्कुलर मोशन में पढ़ चुके हैं, क्योंकि रोटेशनल मोशन करती हुई हर बॉडी का हर पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है। लीनियर वेलोसिटी निकालने के बाद हमने उसका लीनियर मोमेंटम निकाला, मास इंटू लीनियर वेलोसिटी, और फिर हमने उसका एंगुलर मोमेंटम निकाला, लीनियर मोमेंटम इंटू डिस्टेंस, और फिर लीनियर मोमेंटम निकालने के एंगुलर मोमेंटम निकालने के बाद पहले हमने क्या निकाला, लीनियर वेलोसिटी, फिर लीनियर मोमेंटम, फिर एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम एक पार्टिकल का निकालने के बाद वैल्यूज पुट कर दी लीनियर मोमेंटम और वेलोसिटी की, और हमने ये एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम निकाल दिया। फिर पूरी बॉडी का लीनियर मोमेंट, ये एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम निकाल दिया। ठीक है जी, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल ये है वो। फिर पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए हमने सिग्मा किया, तो पूरी बॉडी का एंगुलर मोमेंटम L आ गया, और सिग्मा इस क्वांटिटी का जो सर्कल में बंद है उसका सिग्मा I होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला ये जो हमने पढ़ा है, ये फर्स्ट इस रोटेशनल मोशन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया चैप्टर जो चल रहा है उसके फर्स्ट लेक्चर वाले दिन समझाया था, जिससे हमें L = I ओमेगा ये फॉर्मूला मिला है। अब इस L = I ओमेगा का क्या सिग्निफिकेंस है इस फॉर्मूले का, इसको समझने के लिए हम ये बोर्ड क्लियर करते हैं और इस फॉर्मूले से आगे बढ़ते हैं और नए दो फॉर्मूले आपको और सिखाते हैं। तो अब हम आपको दिखाते हैं कि एंगुलर मोमेंटम के इस फॉर्मूले को जिसे आपने डिराइव किया है उसका आगे क्या यूज है, या आगे उससे क्या सिग्निफिकेंस पता चलता है। यहाँ हम जो हेडिंग पढ़ रहे हैं, ये हेडिंग एक बार फिर से मैं याद दिला दूं, क्योंकि इस फॉर्मूले से जो चीज हमें पता चलेगी और दो बार और पता चलेगी वो हम यहाँ दिखाते हैं बच्चों। मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो चीज आप देख रहे हो ये क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मोशन ऑफ अ रिजिड बॉडी, यानी जिस रिजिड बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो, उस मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उस बॉडी के मोशन पर क्या फर्क पड़ता है, या क्या रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का उस बॉडी के मोशन से। इस आर्टिकल में मेनली हम यही पढ़ने वाले हैं। उसके लिए पहले हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। अब फॉर्मूले में अगर मैं ओमेगा की वैल्यू 1 रख दूं, जो कि यूनिट अगर लिखूं तो रेडियन पर सेकेंड होती है ओमेगा की यूनिट, एंगुलर वेलोसिटी। तो ऊपर ये जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, इफ ओमेगा = 1 रेडियन पर सेकेंड हो जाए, यानी ओमेगा की वैल्यू 1 हो जाए, तो L की वैल्यू I के बराबर हो जाएगी। और इसका मतलब ये हो गया कि बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है I, इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट I,
वो उस बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के इक्वल आ गया। लेकिन ऐसा कब हुआ? जब ओमेगा की वैल्यू 1 हुई, हमेशा नहीं। तो इससे आपको इसी बॉडी, ये जो दिख रही है बॉडी सारी कुछ इसी के बारे में बात होगी, इससे आपको इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इसी बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेशन पता चल गया। और ये रिलेशन लैंग्वेज में जब आपकी नोटबुक में लिखा है, नोट्स में लिखा है, तो उसका मीनिंग है क्या है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी इज इक्वल टू, या मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी ऐसा कहने अबाउट एनी एक्सिस, किसी भी एक्सिस के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल टू है उस बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के, या इक्वल टू होगा उस बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के। अगर वो बॉडी एक्सिस के अबाउट 1 रेडियन पर सेकेंड, जिसे हम यूनिट एंगुलर वेलोसिटी भी कहते हैं, अगर वो बॉडी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी से एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मूव कर रही होगी, रोटेट कर रही होगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि अगर कोई भी बॉडी किसी भी एक्सिस के अबाउट 1 रेडियन पर सेकेंड से 1 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से घूमने लग जाए, रोटेट करने लग जाए, तो उस केस में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उतना ही होता है जितना उस बॉडी का एंगुलर मोमेंटम होता है, या एंगुलर मोमेंटम उतना ही होता है जितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, दोनों बराबर होते हैं। यानी अगर आपको किसी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाना है और उसका एंगुलर मोमेंटम गिवन है, तो आप उस बॉडी को 1 रेडियन पर सेकेंड के हिसाब से घुमा दो, जितना एंगुलर मोमेंटम है उतना ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। और अगर एंगुलर वेलोसिटी पता है, एंगुलर मोमेंटम पता है, तो ऐसे भी निकल सकता है। तो ये जो आर्टिकल हेडिंग है जो आपकी, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस बॉडी के बाकी चीजों के साथ रिलेशन क्या है वो बताने के लिए पढ़ाया जा रहा है। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का किस चीज के साथ रिलेशन सीख लिया? बॉडी के एंगुलर मोमेंटम के साथ। और आपने एक नया फॉर्मूला भी सीख लिया जो रिजेंबल करता है लीनियर मोशन के, लीनियर मोमेंटम के फॉर्मूले को। लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। तो जब आप ये वाला हेडिंग अपने नोट्स की कॉपी में पढ़ेंगे तो पहले ये डायग्राम बना हुआ है, हेडिंग के बाद ये डायग्राम बना हुआ, कंसीडर वगैरह लिखा है कि एक रिजिड बॉडी है जिसमें पार्टिकल्स हैं ऐसे ऐसे, उनका मास m1 m2 है, रेडियस या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1 r2 r3 है। और फिर आप बोलोगे कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूमने के बाद पहले उसका एंगुलर मोमेंटम डिराइव किया जो ये आया, और ये फिर ऐसे लिखा होगा, और फिर ये डेफिनेशन लिखोगी कि द moment of inertia of a rigid body is numerically equal to the angular momentum of the body if the body rotates about the axis with unit angular velocity यानी 1 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है जी। तो ये आपका पहला इस हेडिंग का फर्स्ट पार्ट एंगुलर मोमेंटम से रिलेशन वो कंप्लीट हो गया। अब ये सारी चीज यहां से रिमूव करते हैं और आपको इस हेडिंग का सेकेंड पार्ट दिखाते हैं। इस हेडिंग का सेकेंड पार्ट क्या है वो समझने के लिए सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल।
इस पूरी बॉडी में से वही 1 से लेके n तक बीच में कोई ith पार्टिकल ले लें और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालें, तो वो ऐसे लिखी जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब बच्चों को पता होता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये वर्क एनर्जी पावर में डिराइव भी करवाया है और 9th क्लास 10th क्लास में भी कई बार कर चुके हैं। तो चूंकि हमने ith सारे बॉडी की नहीं, किसी सारे पार्टिकल्स की नहीं, सिर्फ एक पार्टिकल की, ith पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट की है, तो हाफ मास ऑफ ith पार्टिकल और लीनियर वेलोसिटी। अब आप अभी थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हो कि vi इज इक्वल टू ri और ओमेगा, ऐसा होता है। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी ऑफ ith पार्टिकल, जिसे हम के ई के नीचे सब्स्क्रिप्ट में आई लगा के डिनोट कर रहे हैं, वो हो जाएगा हाफ mi। और जब हम vi के प्लेस पर ri ओमेगा पुट करेंगे तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो आप लिखोगे ri² और ओमेगा स्क्वायर। ये बस हमने कुछ नहीं किया, इस ऊपर जो फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का है उसमें vi का वैल्यू ri ओमेगा पुट कर दिया है, स्क्वायर होने की वजह से दोनों का स्क्वायर भी हो गया। अब आप कहोगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ कंप्लीट बॉडी, जिसे हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी बोल सकते हैं क्योंकि बॉडी रोटेट कर रही है तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगा, अगर सीधा चल रही होती है तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बोल देते। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंप्लीट बॉडी के लिए फिर से हम क्या करेंगे, सिग्मा I इक्वल टू 1 to n, यानी सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी को जोड़ देंगे तो पूरी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी, और वो आएगी सिग्मा I इक्वल टू 1 to n। और इस सिग्मा का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंप्लीट बॉडी, जो हम लिख पाएंगे के ई। आई हट जाएगा क्योंकि पूरी बॉडी काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से डिनोट करेंगे, इज इक्वल टू ये जो सिग्मा इक्वल टू 1 to n और एम आई आर आई स्क्वायर, 1/2 को छोड़ दें तो सिर्फ ये चीज क्या कहलाती है, बताया था अभी थोड़ी देर पहले, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, वो ये सिग्मा के ऊपर आई इक्वल टू 1 to n अंडरस्टूड है, वो कहलाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी, क्योंकि आपको m1r1 स्क्वायर, m2r2 स्क्वायर, m3r3 स्क्वायर करना पड़ता है, सबको ऐड करना पड़ता है, तो बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल जाता है। तो हाफ को तो एज इट इज रहने देंगे, ये जो एनसर्कल किया है ये पूरा क्वांटिटी ये आई बन जाएगा, और साथ में ओमेगा स्क्वायर। देख लेते हैं, ये आपका बॉडी की रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बन गया, जो कि लीनियर काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले से मिलता जुलता है। लीनियर मोशन में काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। अब काइनेटिक एनर्जी लीनियर के बजाय काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल आ गई है, हाफ तो हाफ एज इट इज है, नंबर है क्योंकि वो तो मास की जगह आ गया है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और v लीनियर वेलोसिटी की जगह आ गई है एंगुलर वेलोसिटी, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी। तो जितने फॉर्मूले आप, इस बात का सबूत मिल रहा है, जितने फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो या पढ़ चुके हो लीनियर मोशन में, वो सारे रोटेशनल मोशन में एज इट इज कॉन्सेप्चुअली रिपीट होते हैं, बस क्वांटिटीज बदल जाती हैं और किसकी जगह क्या क्वांटिटी आती है वो आप बहुत बार कर चुके हो। अब चूंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का इस रिजिड बॉडी के साथ कुछ रिलेशन पता लगाना है, जैसा हमने पिछले में भी पता लगाया, तो हम यहां पर फिर से करने वाले हैं।
हम यहाँ बाउंड्री कर देते हैं जिससे बची हुई जगह हमारी यूटिलाइज हो जाए, और हम यहाँ लिखते हैं इफ ओमेगा इज इक्वल टू 1 रेडियन पर सेकेंड। पिछली बार भी आपने यही किया था L इज इक्वल टू आई ओमेगा के फॉर्मूले में कि ओमेगा को अगर हम 1 रख दें जिसे हमने क्या बोला था, यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। 1 रेडियन पर सेकेंड का मतलब यूनिट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है जी, यूनिट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये रहा, ये फॉर्मूला बन जाएगा कि E इज इक्वल टू हाफ आई, बस हाफ और आई रहेगा। ओमेगा की जगह आपने 1 रख दिया है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, और हम लिख सकते हैं आई इज इक्वल टू, इस आई की वैल्यू ट्वाइस जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ध्यान रहे ये जो काइनेटिक एनर्जी हम लिख रहे हैं यहाँ पर, वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है, या रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी कह सकते हैं इसको। तो ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन आपको मिला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। पहला इंपॉर्टेंट रिलेशन क्या मिला था, L इज इक्वल टू आई ओमेगा में आपने ओमेगा 1 डाला था तो I की वैल्यू L के इक्वल आ गई थी। इस फॉर्मूले में अगर आपने ओमेगा 1 डाला है तो I की वैल्यू ट्वाइस ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन आ गई है। यानी हर बार आपको I यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी का बाकी चीजों के साथ रिलेशन सिखाया जा रहा है। तो यहाँ आपकी इस लाइन के नीचे नोट्स में डेफिनेशन लिखी है, जो मैं आपको पहले बोलकर सुनाता हूं, पढ़कर बोलकर फिर आपको उसका मीनिंग बताता हूं। यहां लिखा है द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी एक्सिस के अबाउट, इज इक्वल टू ट्वाइस इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन if the body is rotating with unit angular velocity, यानी 1 रेडियन पर सेकेंड। जब भी कोई बॉडी किसी एक्सिस के अबाउट 1 रेडियन पर सेकेंड की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट करेगी तो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के ट्वाइस हो जाएगा। यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, वही उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। पहला आपने जो रिलेशन सीखा था वो रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर मोमेंटम था। ये आपने रिलेशन बिटवीन मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन सीखा है। जब कोई बॉडी सीधी चलती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है, जब कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी, मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी आती है। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। तो क्या मतलब हुआ कि जब कोई बॉडी यूनिट एंगुलर वेलोसिटी यानी 1 रेडियन पर सेकेंड से किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगी तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन का ट्वाइस होगा। तो आपको ये फॉर्मूला, ये जो लिखा है, ये स्टार बना दिया मैंने, ये फॉर्मूला अच्छी तरह याद होना चाहिए तो, और ये रिलेशन भी याद होना चाहिए। ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सीखने का सेकेंड पार्ट हो गया। इसका हेडिंग आप पढ़ोगे तो क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोमेंटम के साथ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के साथ 2 रिलेशन आपने सीख लिए हैं। तीसरा और आखिरी रिलेशन अब आपको सिखाते हैं, आज के लिए आखिरी चीज। तो चलें, उससे पहले ये क्लियर कर दें जरा। अब तीसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तीसरा यानी थर्ड रिलेशन निकालने से पहले हम एज्यूम करते हैं कि लेट
Fi is the external force applied on particle Mi, यानी जो इस पूरे रिजिड बॉडी में से ith पार्टिकल है ना, जिसे हम बार बार ले रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं, जिसका मास Mi है, तो हम सपोज करते हैं कि उस पार्टिकल पर हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी. कौन सी फोर्स? Fi. लेट Fi इज द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन पार्टिकल Mi. तो जब न्यूटन के लॉ के मुताबिक हम किसी पार्टिकल पर फोर्स लगाते हैं तो उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन पैदा होता है, जो कि लीनियर एक्सेलरेशन होता है. और सर्कुलर मोशन में जैसे हम लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन सीख चुके हैं, v = I ओमेगा, ऐसे ही हम लीनियर और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन सीख चुके हैं. तो अगर आप किसी Mi मास के पार्टिकल पर एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, एक्सटर्नल फोर्स यानी कि Fi, तो उस पार्टिकल में Ai यानी लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, और जो लीनियर एक्सेलरेशन Ri अल्फा के बराबर होगा. अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो देयरफॉर Fi की वैल्यू बन जाएगी, ये Ai = R अल्फा भी हमने सर्कुलर मोशन में सीखा है, Mi, Ai की जगह आप लिखोगे Ri और साथ में अल्फा, क्योंकि फोर्स लगाने से बॉडी में एक्सेलरेशन आता है. लीनियर एक्सेलरेशन के साथ साथ हर बॉडी, ये पूरी बॉडी में एंगुलर एक्सेलरेशन भी आएगा. अब आप फोर्स लगाने से बॉडी में एक्सेलरेशन आया, लेकिन ये फोर्स लगाने से बॉडी ने रोटेट किया, तो हमें रोटेशन जब करती है बॉडी तो हमें क्या निकालना पड़ता है? टॉर्क ऑन ith पार्टिकल. टॉर्क ऑन ith पार्टिकल. और टॉर्क कैसे निकालते हैं हम, ये आपको बताया जा चुका है पिछले चैप्टर में. टॉर्क निकालने के लिए आप फोर्स को मल्टीप्लाई करते हो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन से. ये आपका टॉर्क आ गया, क्योंकि बिना फोर्स लगाए तो टॉर्क होगा नहीं. फोर्स बॉडी को चलाता है, वही फोर्स अगर बॉडी को घुमा दे तो टॉर्क बन जाता है. टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं जिसको, जिसे हम फाइंड आउट ऐसे कर रहे हैं. और फिर आप अगली स्टेप में Fi की वैल्यू यहां से पुट कर देते हो. तो Fi की वैल्यू क्या होगी? Mi Ri अल्फा. Mi Ri अल्फा ये Fi की वैल्यू है जो आपने यहाँ पुट करी, और साथ में एक बार और Ri है जो आपका ऊपर से एज इट इज नीचे आ चुका है यहाँ पर. और फिर आपने इसको जब सिंप्लीफाई किया तो आपके पास आएगा Mi Ri, दो बार है तो Ri का स्क्वायर और साथ में अल्फा. अब आप फाइंड आउट करेंगे टॉर्क ऑन कंप्लीट बॉडी. ये जो यहां तक आपने फाइंड आउट किया है, ये आपने फाइंड आउट किया है टॉर्क ऑन ith पार्टिकल. अब जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो टॉर्क ऑन कंप्लीट बॉडी है, जिसके लिए फिर से वही सिग्मा I = 1 to n. सारे टॉर्क्स को जोड़ दो ith पार्टिकल पर जितना टॉर्क लगाए, तो सिग्मा का मतलब है I की वैल्यू 1 से n तक लिखें और सबको ऐड कर दें, और सिग्मा
आई इक्वल टू 1 to n mi आर आई स्क्वायर और साथ में अल्फा। अब ये एक एक पार्टिकल के सारे टॉर्क्स को ऐड करेंगे तो पूरी बॉडी का टॉर्क बन जाएगा टो इक्वल टू करके, फिर से देखो ये चीज बार बार आ रही है हर एक उसमें, सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n mi आर आई स्क्वायर का मतलब m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर m3r3 स्क्वायर एंड सो ऑन। ये पूरी चीज कहलाती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया और साथ में आ गया अल्फा। ये जो आपका फॉर्मूला बना है, ये फॉर्मूला किस फॉर्मूले का एनालॉग है मैं दिखा देता हूं। लीनियर मोशन में ये फॉर्मूले का एनालॉग है। ये लीनियर मोशन में जो काम फोर्स का था वो यहाँ टॉर्क का होता है, जो काम मास का होता है वो यहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया का होता है, जो लीनियर एक्सेलरेशन होता है वो एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाता है। तो आपने जो अभी तक 3 फॉर्मूले सीखे कौन कौन से, एक तो L इज इक्वल टू आई ओमेगा, दूसरा फॉर्मूला सीखा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ये तीनों लीनियर मोशन के फॉर्मूलों के एनालॉग हैं। मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी होता था वहां पर, काइनेटिक एनर्जी हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ऐसी तीसरा फॉर्मूला भी ये है। और आपने इन फॉर्मूलों को सीखने के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एंगुलर मोमेंटम के साथ और उसी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन के साथ रिलेशन फाइंड आउट किया था। आज के लेक्चर का आपका टास्क है, आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया और एंड टॉर्क के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करना है इसी प्रकार की डेफिनेशन की हेल्प से, जो मैं आपको पहले 2 केसेस में बता चुका हूं। ठीक है जी, तो ये फॉर्मूले तक मैंने बताया है। उसके बाद नेक्स्ट आपको करके मुझे सेंड करना है। व्हाट्सएप पर कर सकते हैं, पेपर पर लिखकर फोटो खींचकर भेज सकते हैं, कॉल करके बता सकते हैं। नोट्स में ये बात लिखी हुई है, हेल्प लेना चाहें तो हेल्प ले सकते हैं, बट बिना समझे नकल नहीं मारना है, नकल नहीं करना, चीटिंग नहीं करना है। रीजन समझ में आ जाए तो भी ठीक है, नहीं तो मुझसे डिस्कस कर सकते हैं कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन, वो डेफिनेशन पढ़नी है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क के इक्वल कब होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ट्वाइस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया टॉर्क के भी इक्वल होता है। कंडीशन आपको बतानी। तो यहां आपका आज का ये पूरा हेडिंग और पूरा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपके लेक्चर में आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम और उसके एप्लीकेशंस पढ़ाए जाएंगे। तो मुलाकात होगी अब बच्चों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।